अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो एक दास्तान की शक्ल में होते हैं और उनमें एक लेसन होता है, सबक होता है। शेयर करने का मकसद ही ये है कि दूसरे लोग भी सीख सकें इन वाक़यात से। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो एक वाक़ये पे बेस है जो कि मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन इसके बैकग्राउंड में जो डिज़ीज़ है, पहले मैं थोड़ा उसके बारे में बताता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो कि ये बीमारी क्या है। प्रेगनेंसी को आम तौर पे हम बाइस रहमत समझते हैं कि इससे औलाद की नेमत मिलती है, लेकिन कभी कभी ये रहमत जो है वो ज़हमत में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि कॉम्प्लिकेशन होती है। प्रेगनेंसी बड़ी स्मूथली नहीं होती, बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होती है। और इससे आज की जो वीडियो मकसद ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान हर स्टेप पे हम एहतियात करें, डॉक्टर को दिखाएं। प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले भी डॉक्टर को दिखाएं और प्रेगनेंसी के दौरान जब भी डॉक्टर बुलाएं, जब भी कोई टेस्ट कराएं, जब भी अल्ट्रासाउंड कराएं, तो ज़रूर जो है वो डॉक्टर को अटेंड करें। हमारे यहाँ तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ डिलीवरी के टाइम पे, एंड टाइम पे लोग पेशेंट को लेके आ रहे होते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के अंदर। यही आज का मैसेज है और आगे चल के मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिनमें बहुत कॉमन जो है वो तो वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, यानी कि नॉर्मल, पहले ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और 20 वीक्स के बाद ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। इतना भी होता है कि ये ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर जाता है और बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं या ऑर्गन्स वो डैमेज होने लगते हैं, जैसे लिवर है, किडनी है, इस तरीके से करके। इसे हम प्रीक्लेम्सिया कहते हैं। और अगर ये कंडीशन और ज़्यादा बढ़ जाए और इसमें फिट्स पड़ने शुरू हो जाए तो उसे हम इक्लेम्सिया कहते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि प्रेगनेंसी की वजह से डायबिटीज़ भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, और ये सारी चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। लेकिन आज जो मैं ख़ास तौर पर जिक्र करने वाला हूँ वो ये कि प्रेगनेंसी के अंदर दिल कमज़ोर हो सकता है, अमूमन आखिरी महीने में या डिलीवरी के बाद। हमने जो ज़्यादातर केसेस देखे हैं वो डिलीवरी के बाद देखे हैं, जिसके अंदर पेशेंट का सांस फूलना शुरू हो जाता है सेकेंड डे या थर्ड डे या इवन डिलीवरी के फ़ौरन बाद। तो पेशेंट का सांस फूलना शुरू हो जाता है और उसको फिर कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। नाज़रीन, प्रेगनेंसी एक नेमत समझी जाती है, ज़ाहिर है इससे औलाद की नेमत से आदमी बहरा वरा होता है, मगर प्रेगनेंसी हमेशा स्मूथ नहीं होती, इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हैं, गायनी ऑप्स की कॉम्प्लिकेशन हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की बात करूँगा, जिनमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। यानी कि पहले पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, 20 वीक के बाद इसे गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। और फिर ये होता है कि इतना ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट डैमेज होने लगते हैं, जैसे किडनी डैमेज होने लगती है, लिवर डैमेज होने लगता है। इसको हम प्रीक्लेम्सिया कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बात को समझने के लिए याद रखें कि हाई ब्लड प्रेशर और प्रीक्लेम्सिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अंदर फिट्स पड़ने शुरू हो जाए, पेशेंट को झटके लगने लगे, तो हम उसको इक्लेम्सिया कहते हैं। प्रेगनेंसी की वजह से डायबिटीज़ हो सकती है, जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है जिससे डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन कंडीशंस हैं जो कि प्रेगनेंसी के साथ हो सकती हैं। मगर आज हम जो बात करेंगे वो है प्रेगनेंसी की वजह से हार्ट वीक हो जाना। अमूमन आखिरी महीने में, प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में या डिलीवरी के बाद 5 महीने तक इसका ख़तरा रहता है कि पेशेंट को सांस फूलना शुरू हो जाता है और हार्ट वीक हो जाता है। इसको आप ये समझें कि नॉर्मल हार्ट की पंपिंग ऐसे होती है कि नॉर्मल हार्ट खुलता है और फिर अचानक बंद होता है, लेकिन जो हार्ट वीक होता है वो बहुत कम बंद होता है। इस तरीके से पंपिंग जो है वो कम हो जाती है। जब हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, पंप कमज़ोर हो जाते हैं, तो लंग में पानी भरना शुरू हो जाता है और सांस फूलना शुरू हो जाता है। हॉस्पिटल से मुझे कॉल आई कि एक 27 ईयर्स ओल्ड फीमेल, और उनको एक दिन पहले डिलीवरी हुई है और सांस में प्रॉब्लम, उसके साथ वो हॉस्पिटल में शिफ्ट हुई हैं। ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पा रही थी उनको, फिर
ऑक्सीजन दी और एक्सरे था वो पूरा लंग के अंदर पानी भरा हुआ था। तो ये काफ़ी कॉमन कंडीशन है, हम देखते हैं तो फ़ौरन पहचान लेते हैं और इमरजेंसी जो भी ट्रीटमेंट है वो करना होता है। फिर बाद में जो है 2-3 दिन के बाद पेशेंट स्टेबल हो गई और फिर डिस्चार्ज कर दिया उनको। लेकिन बताना ये है कि प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में और फिर डिलीवरी के बाद 5 महीने तक ये कंडीशन हो सकती है। इसको हम पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, यानी कि कार्डियोमायोपैथी कहते हैं दिल की तकलीफ़, यानी कि दिल का कमज़ोर हो जाना, और पेरीपार्टम ये कि डिलीवरी के आसपास, यानी कि 1 महीना पहले से लेके 5 महीने बाद तक ये कंडीशन हो सकती है। तो अमूमन इसका जो रिस्क फैक्टर है, वैसे तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि क्या है, लेकिन अमूमन जो देखने में आता है वो ये है कि ये ब्लड प्रेशर, अगर प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हाई रहता है या प्री क्लैम्पशिया होता है जो मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है और जिस्म के दूसरे पार्ट जो हैं वो डैमेज होते हैं, उसे प्री क्लैम्पशिया हम कहते हैं। तो ये आम तौर पे इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। तो अगर किसी को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर हाई है, ख़ास तौर पे 20 वीक्स के बाद, तो मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत होती है कि ब्लड टेस्ट कराना होता है, यूरिन टेस्ट कराना, तो बहुत सारे टेस्ट करा के ये देखना होता है कि कहीं प्री क्लैम्पशिया तो नहीं है। प्री क्लैम्पशिया की वजह से हार्ट वीक हो सकता है और जिसकी वजह से सांस में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर ओल्ड एज प्रेगनेंसी होती है तो उसके अंदर भी ये होता है। आइडियली तो देखें टीन एज के अंदर, यानी कि 25 तक मेरा ख्याल है कि शादी होनी चाहिए, 25 तक जो है प्रेगनेंसी होनी चाहिए। लेकिन जो आजकल की सिचुएशन है कि पढ़ रहे होते हैं बच्चे तो अमूमन लेट हो जाते हैं। तो जितनी जल्दी हो, यानी कि तकरीबन 24-25 तक पहले प्रेगनेंसी होनी चाहिए। अमूमन लेट प्रेगनेंसी जो है उसके अंदर इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, और या फिर एक जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं उसके बाद भी इसके चांसेस होते हैं। अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, जो लोग सही तरीके से खाने पीने पे तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकती है। आमतौर पे सांस फूलता है, स्पेशली लेटते हुए। लेटने में जो है वो पेशेंट का दम घुटने लगता है और वो उठ के बैठ जाता है। जब ये प्रॉब्लम बढ़ती है तो इतनी ही होती है कि फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी वेंटिलेटर पे भी पेशेंट को लेना पड़ता है, और अमूमन पेशेंट से रिकवर कर जाते हैं लेकिन वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ जाती है। सांस फूलने के साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकन का एहसास होता है और हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, पेल्पिटेशन जिसको हम कहते हैं, कि वो चूँकि ऑक्सीजन कम मिल रही होती है तो पेल्पिटेशन होने लगती है। डायग्नोज कैसे करते हैं? एक तो जैसे हिस्ट्री ली, उसके बाद अमूमन इसकी डायग्नोसिस एकोकार्डियोग्राम पे होती है, जो दिल का अल्ट्रासाउंड होता है उससे पता चल जाता है कि हार्ट की पंपिंग कितनी है। नॉर्मली जो है जैसे हार्ट की पंपिंग 60%, इसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, तो 60% होती है। तो इन पेशेंट के अंदर कम हो रही होती है। मोस्टली जो हम देखते हैं 25-30% के करीब ऐसा होता है हार्ट, और ये एकोकार्डियोग्राम पे डायग्नोसिस हो जाती है। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर यानी कि डिलीवरी के बाद हो रहा है तो फिर एक्सरे भी करा के देख लेते हैं। एक्सरे के अंदर भी लंग के अंदर पानी नज़र आता है। इसके अलावा और दूसरे रूटीन टेस्ट जो हैं वो भी करा लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट का हार्ट पंपिंग जो है वो मेडिसिन से इम्प्रूव नहीं हो रही होती, तो इंट्रा-एओर्टिक बैलून पंप एक होता है, वो असिस्ट करता है, थोड़ा बहुत हार्ट को सपोर्ट करता है, वो हमारे यहाँ अवेलेबल है। लेकिन वेंटिकुलर असिस्ट डिवाइसेस जो हैं, यानी कि जो आर्टिफिशियल हार्ट कहते हैं, वो हमारे पास नहीं है पाकिस्तान में। तो लेकिन अगर बाहर जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उसके अंदर उसकी भी हेल्प ले ली जाती है कि वक्ती तौर पे जब तक कि पेशेंट की कंडीशन बेहतर ना हो तो ये आर्टिफिशियल हार्ट से भी काम चला के पेशेंट को बेहतर किया जा सकता है। और बहुत कम पेशेंट ऐसे हैं जिनको फिर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो रिकवर नहीं कर पाते हैं तो उनको हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि फ़िलहाल अभी पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है ये फैसिलिटी। लेकिन बताने का मकसद ये है कि आपके नॉलेज में हो कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कि अगर हार्ट पंप प्रॉपर नहीं कर रहा है तो हम उसके लिए मेडिसिन दे रहे होते हैं, लंग से पानी निकालने की मेडिसिन दे रहे होते हैं। अगर इस पर भी ना हो, ब्लड प्रेशर कम हो, तो इंट्रा-एओर्टिक बैलून पंप यूज़ करते हैं, और फिर भी ना हो तो वेंटिकुलर असिस्ट डिवाइसेस भी होते हैं, ताकि दुनिया में मालूम हो कि ये सब चीज़ें भी हैं, और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन ये भी एक इसका सोल्यूशन है। अब रही जहाँ तक रिकवरी, तो हार्ट वीक होने के अंदर ये वो वाहिद कंडीशन है जिसमें रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। अमूमन 50% के करीब लोग रिकवर कर जाते हैं जिनका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है विद इन 6 मंथ। तो कुछ लोगों का 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर 50% लोगों का हार्ट नॉर्मल हो जाता है। बाकी 50% का हार्ट वीक रहता है और उनको कंटिन्यूसली मेडिसिन लेनी पड़ती है। अब यहाँ पे इशू ये आता है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी आप अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं।
देखिए चांसेस ये हैं कि जब एक तो जिनका हार्ट नॉर्मल हो जाए तो बेहतर तो ये है कि किस प्रेगनेंसी की जो है परमिशन नहीं होनी चाहिए, सेकंड प्रेगनेंसी की परमिशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि यही कंडीशन दोबारा होगी। तो एक जवान लड़की जो है वो ख़तरे में जा सकती है सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से। तो लोगों को यही समझाते हैं कि देखें अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका हार्ट कमज़ोर रहता है, जिनका हार्ट नॉर्मल रहता है और 5 साल के बाद भी नॉर्मल रहता है, उनके कुछ टेस्ट वेस्ट करा के देखे जाते हैं। अगर फैमिली कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल बच्चे नहीं हैं, तो फिर कुछ कंडीशन में अलाउ किया जा सकता है मॉनिटरिंग के साथ, लेकिन 95% केसेस में डॉक्टर्स मना करते हैं कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आता हूँ उस वाक़े की जानिब जो जिसकी वजह से मैंने वीडियो बनाई है, कि इसी तरह का जो मेरा पेशेंट डिस्चार्ज होने लगा तो मैंने पेशेंट्स की फैमिली को बुलाया और उनकी काउंसलिंग की कि भाई अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। उस प्रेगनेंसी में जो डिलीवरी हुई थी लड़की के जो उसकी बेटी हुई थी, तो मैंने कहा कि देखें अब बस ये काफ़ी है और नेक्स्ट प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। उनकी फैमिली को मैंने समझाया, उनके हस्बैंड को मैंने समझाया, और मैंने कहा देखें अगर ये दोबारा देखते हैं वो करा के एको करा के देखते रहते हैं, लेकिन अमूमन ये है कि दूसरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है जान का। तो ये एक जवान है, लड़की है, किसी की बेटी है, तो आप ये ख्याल रखें कि औलाद की खातिर सिर्फ इसकी ज़िंदगी ख़तरे में न डालें। ये मैंने समझाया ये सोच के कि ये एहतियात करेंगे। लेकिन कुछ अर्से के बाद वो लड़की मेरे पास आई, कहने लगी कि आपने उनको समझाया था कि इस लड़की की ज़िंदगी बहुत कीमती है और प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। मेरे ससुराल वाले कहते हैं हमें तो बेटा चाहिए, और उन्होंने इस बेस पे कहा कि हम तुम्हारी हमदर्दी के अंदर, कि हम तुम्हारी जान ख़तरे में नहीं डालना चाहते, हम तुम्हें डिवोर्स कर रहे हैं ताकि हमारा बेटा दूसरी शादी कर ले और तुम्हारी जान बच जाए। इसी तरह वो अपनी बच्ची को पालती रही, और चूँकि हार्ट उसका वीक ही था, कई साल तक वो मेरे पास आती रही और मेडिसिन लेकिन वो डिप्रेशन में चली गई। कभी मेडिसिन ले लेती थी, कभी नहीं लेती थी, और मेडिसिन छोड़ने की वजह से वो दोबारा सांस की प्रॉब्लम होती, दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती। मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश की उनको भी, उनके घर वालों को भी, कि इनकी केयर करें। वो ये कहते थे कि भाई ये मेडिसिन छोड़ देती हैं। और एक दिन दायरे के वो ऐसा आया कि वो दोबारा वेंटिलेटर पे गई। यहाँ पे दो चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, कि क्या मुझे उनकी फैमिली की काउंसलिंग करनी चाहिए थी या नहीं, कि दूसरी प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, या ये कि मैं उनको एक झूठी तसल्ली दे देता कि अच्छा चलें 5 साल के बाद देखते हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे यही कहना चाहिए था कि भाई देखते हैं, जब हार्ट मजबूत हो जाएगा तो फिर हम अलाउ कर देंगे। तो एक होप रहती है पेशेंट को या फैमिली को कि हाँ भाई पॉसिबल है, हो सकता है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद प्रेगनेंसी की डॉक्टर परमिशन दे दें। लेकिन अमूमन हम वो बोलते हैं जो हमारी मेडिकल बुक्स में लिखा होता है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने में कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो इसी वाक़े के बेस पे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये तमाम चीज़ें कंट्रोलेबल हैं। जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी की, इन सब को कंट्रोल किया जा सकता है। माँ की जान भी बचाई जा सकती है, बच्चे की जान भी बचाई जा सकती है। इन सब के लिए ज़रूरी है कि रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान।